It gives me immense pleasure to welcome you all to the Lokmat Global Economic Convention. When India is trying to approach $5 trillion economy, Maharashtra is also on way to 1 trillion economy. We all know that India is growing at a very faster rate, but I believe Maharashtra is the torch bearer. And to discuss the Maharashtra, the powerhouse of India, we have eminent panelists here. आज माझ्याबरोबर महाराष्ट्र विधानसभेचे सन्माननीय अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी आहेत, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि MP राज्यसभा सन्माननीय अशोक चव्हाण साहेब या ठिकाणी आहेत. या ठिकाणी दोन महाराष्ट्राचे माजी अर्थमंत्री सुद्धा या ठिकाणी आहेत. एक सन्माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवारजी आणि दुसरे आमचे मित्र सन्मान आणि माजी फायनान्स मिनिस्टर सन्माननीय सुनील तटकरेजी. याच्याच बरोबर आमच्याकडे महाराष्ट्राचे दोन मंत्री सन्माननीय अतुल सावेजी आणि सन्माननीय मंत्री संजय सिरसाटजी हे सुद्धा या ठिकाणी आहेत. याशिवाय सन्माननीय खासदार धनंजय महाडिकजी या ठिकाणी आहेत. आणि या पॅनलला वाढवण्यासाठी मी दोघांना निमंत्रित करतो. सन्माननीय प्रशांत बमसाहेब आमदार साहेब आपणही या ठिकाणी यावं आणि सन्माननीय पराग शाह साहेब. ये 40 मिनट में मैं आप सबके परमिशन से एक राउंड ऐसा लेने वाला हूं कि जिसमें 2-2 मिनट हर पैनलिस्ट को बोलने का मौका मिलेगा. आप अपनी बात पूरी तरह से रख पाएंगे 2 मिनट में, और उसके बाद में अगला जो राउंड रहेगा उसमें मैं क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन करने की अपन कोशिश करेंगे. मित्रों, आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्राचं एकूण लोकसंख्या ही देशाच्या लोकसंख्येच्या फक्त 9% आहे. मात्र आपण देशाच्या GDP मध्ये 14% आपलं योगदान आहे. आणि जर गेल्या 5 वर्षाचा जर आपण विचार केला तर महाराष्ट्रात एकूण देशाचं जे FDI आहे, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, त्याच्या 31% योगदान महाराष्ट्राचं आहे. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र इज ऑल्सो महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई, अँड मुंबई इज द फायनान्शियल कॅपिटल ऑफ इंडिया. Equally, in Maharashtra, we have a lot of industries. We have manufacturing industry, we have IT industry, we have pharmaceutical industry. आणि हे सगळं होत असताना काही अनेक चॅलेंजेस सुद्धा या राज्याच्या समोर आहेत. गुड गव्हर्नन्स एक गोष्ट आहे. महाराष्ट्रामध्ये शहरी भाग आणि ग्रामीण भाग हा सुद्धा एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आणि एक गोष्ट अजूनही आहे की काही शहरं मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत आणि काही जिल्हे आजही कमी आहेत. आपण सगळ्यांनी माननीय मुख्यमंत्रीजी श्री देवेंद्र फडणवीसजी यांना आपण या ठिकाणी ऐकलं आणि त्यांनी उत्तम प्रकारे महाराष्ट्र कशा पद्धतीने प्रगती करणार आहे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि इतकं मोठं पॅनल या ठिकाणी असताना फारसं मी न बोलता मी सुरुवात करू इच्छितो की महाराष्ट्र द इकॉनॉमिक पॉवर हाऊस ऑफ इंडिया याबद्दल सन्माननीय नार्वेकर साहेब आपण आपले विचार प्रकट करावेत. सर्वप्रथम लोकमतनी इकडे इतका सुंदर कार्यक्रम आयोजित केला आणि समाजात चांगलं काम करणाऱ्याला इकडे गौरवान्वित केलं, त्याबद्दल लोकमत समूहाचे मी मनापासून आभार मानतो, त्यांना अभिनंदन देतो. आणि राजेंद्र बाबूंनी इकडे सुरुवात इंग्रजीत केली, त्यानंतर मराठीत बोलले, त्यानंतर हिंदीतही बोलले, त्यामुळे
हा कार्यक्रमही लंडनमध्ये होत आहे, त्यामुळे कुठच्याही भाषेत आम्ही बोललो तरी काय वाद निर्माण होणार नाही, असं ग्राह्य धरून मी पुढे बोलतो. तर ह्यात कुठचाच वाद नाही की महाराष्ट्र इज द टॉर्च बेरर ऑफ इकोनॉमिक. ये निर्विवाद बात है कि महाराष्ट्र भारत की आर्थिक विकास का टॉर्च बेरर रहा है. हिस्टोरिकली अगर आपने देखा तो प्री इंडिपेंडेंस से जिस प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हुआ है वो देश के किसी भी राज्य से अनपैरेलल्ड है. अभी आपने बताया कि देश के पूरे जीडीपी में महाराष्ट्र का हिस्सा लगभग 14% है. उसी के साथ अगर हम देखें तो एफडीआई जो महाराष्ट्र लाता है वो लगभग 31% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये महाराष्ट्र में आता है. और उसी के साथ जोग्राफिकल एडवांटेज जो महाराष्ट्र के पास है, एक बहुत ही बढ़िया 720 किलोमीटर की कोस्ट लाइन, बहुत ही अच्छे पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र में आज हो रहा है, वह देखने के बाद महाराष्ट्र में अगर भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यदि बनना है तो इसमें लीड रोल महाराष्ट्र को निभाना पड़ेगा. इसके बारे में किसी के मन में कोई दो राय नहीं हो सकती. Insofar as economic progress is concerned, Maharashtra has the right vision and the right focus. Under the leadership of Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis ji, there are landmark infrastructure projects which have been undertaken by the government of the day. May it be the Samruddhi Highway, which has been a game changer. May it be the new economic corridor that is being created all across the state. May it be the Shaktipeeth Highway. Mumbai is recognized to be the commercial capital of the country and requires a befitting infrastructure which is being provided in the last 5 years. If you see, look at the coastal road, look at the Trans-Harbour Link, Atal Setu, or the vast metro network that is being created in the city of Mumbai. Mumbai certainly would and will prove to be a city of international caliber which will provide immense and adequate infrastructure for making a conducive situation for economic development and activities in the country at large. So I have no doubt in my mind that Maharashtra is and will remain the torch bearer of economic progress in this country. Thank you very much. May I request Shri Ashok Chavan ji, our former Chief Minister. First of all, I thank Vijay Babu Darda, Rajen Darda ji, and all the audience who is present here in this house for receiving awards, for encouraging all of us. And if you see the panelists who are present here, all decision makers of Maharashtra are here on this panel. मी आता मराठीत बोलतो कारण सुरुवात इंग्रजीने केली तुम्ही म्हणून मी केली, पण मला इंग्रजी बोलता येते, मला सांगावं लागेल ना मला बोलता येतं म्हणतो. त्यामुळे मला आनंद आहे की आज या सर्व गॅदरिंगमध्ये महाराष्ट्राच्या महत्त्वपूर्ण चर्चेमध्ये आपण सर्व सहभागी होत असताना महाराष्ट्र हा नेहमी अग्रेसर राहिलेला आहे. सर्व क्षेत्रामध्ये उद्योगामध्ये राहिला आहे, इन्व्हेस्टमेंटमध्ये राहिलेला आहे. आणि माझ्या बाजूला माझे भूतपूर्व अर्थमंत्री आहेत तिकडे तटकरे जे आहेत, मी मुख्यमंत्री असताना ते अर्थमंत्री होते. महाराष्ट्राची एक लिगसी आहे, ही लिगसी एवढी जुनी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेळेसपासून उद्योग कोकणामध्ये जहाज बांधणीचा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सुरू झाला. एक बॅकग्राऊंड सांगतो आहे, म्हणजे त्या काळातली ती सगळी म्हणजे महाराजांपासून त्यापासून नंतर टाटाज आले आणि बाकीचे महत्त्वाचे लोक आले, इन्व्हेस्टमेंट मोठं आलं आणि त्यामुळे ही परंपरा चालूच आहे. आज एक आनंदाची गोष्ट आहे की विद्यमान शासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी ज्या पद्धतीने धूमधडाका लावलेला इन्व्हेस्टमेंटचा देशामध्ये एक डेफिनेट रोडमॅप आपल्यासमोर आहे. तो 5 ट्रिलियन डॉलर्सची जी इकॉनॉमी करण्यासंदर्भामध्ये जो निर्णय घेतलेला आहे, तर त्यामध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा कमीत कमी 1 की 2 कोटीच्या खाली असू नये ही आमची एक धारणा आहे. आणि ज्या पद्धतीने देवेंद्र फडणवीसांनी जे सुरू केलं आहे, ज्याचा उल्लेख मगाशी स्पीकर साहेबांनी केला, मग मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक असो, एअरपोर्ट असो, DMIC असो, डावोसला जाऊन जे 50-56 करार केलेले आहेत नवीन उद्योगाचे वगैरे, एक कंड्युसिव्ह वातावरण महाराष्ट्रामध्ये आहे, देशामध्ये आहे. आणि आपण जे परवा अनुभवलं की अमेरिकेने ज्या पद्धतीने टॅरिफ लावण्यास धडाका सुरू केला आहे, याचा अर्थ आपली ताकद वाढलेली आहे आणि ती ताकद रोखण्याचं काम
हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डायरेक्टली इनडायरेक्ट सुरू आहे, हे नाकारता येणार नाही. परंतु आम्हाला एवढं सांगायचं आहे की भारत थांबणार नाही आणि महाराष्ट्रसुद्धा आता थांबणार नाही. उद्योगासाठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे आणि ती ऑपॉर्च्युनिटी आम्ही जगभरातून अमेरिकेने बिझनेस आपण संबंध चांगले ठेवले, सगळ्यांशीच ठेवलेच पाहिजे, वादच नाही. लोकांनी टीका केली, तुम्ही त्यांना आलिंगन घालता, त्यांना तुम्ही एम्ब्रेस करता, अमुक करता तमुक करता. मग आमचा मुद्दा एवढाच आहे, देशाच कुठला आपल्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी जगामधल्या सर्वच नेत्यांशी संबंध चांगलं ठेवणं काय चुकीचं आहे का? चांगले संबंध ठेवले. आता मुद्दा ते समोरून डावपेच करत असतील तर आपल्यालासुद्धा पर्याय उपलब्ध आहेत आणि ते आपण दाखवून दिलं आहे की आम्ही झुकणार नाही कोणासमोर. आमची पॉलिसी आहे, आमची विदेश नीती आहे आणि आम्हाला आमच्या देशाचं हित पहिलं सांभाळावं लागेल. आणि इन्व्हेस्टमेंट जो कोणी भारतात येईल आणि एक्सपोर्टलाही मदत होईल, आम्हालाही फायदा होईल, हे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगमध्ये झालं पाहिजे. ही भूमिका आमची आहे आणि मला खात्री आहे की एक रोडमॅप नरेंद्र मोदी साहेबांच्या समोर आहे. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी एक रोडमॅप इम्प्लिमेंट कसा करायचा याचं केलं आणि 2047पर्यंत आम्ही हे साध्य करणार म्हणजे करणार. आणि ग्लोबल लोकमत म्हणजे लोकमतचं ग्लोबल इकॉनॉमिक कन्व्हेन्शन आहे, पण इकॉनॉमिक कन्व्हेन्शनबरोबर भारत हा, महाराष्ट्र हा आता ग्लोबल होणार आहे लोकमतच्या माध्यमातून, हे मला या निमित्ताने सांगायचं. धन्यवाद. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब सम्माननीय अशोक चव्हाण साहब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उद्योग मंत्री करके काम करने का मुझे मौका मिला और अर्थ मंत्री करके सम्माननीय तटकरे जी थे. तो तटकरे साहब, मैं आपण काही बोलू इच्छित नाही. उद्योगमंत्री म्हणून मला सहज म्हणायचं होतं की उद्योगमंत्री म्हणून बाकी ह्यांनी उद्योग दुसरे काही केले नाही, फक्त उद्योगच त्यातला एक सांग. सन्माननीय तटकरे जी, ज्यांच्या सत्तेचा सूर्य मावळला गेला नाही असं त्या काळामध्ये म्हटलं गेलं, अशा या लंडनच्या शहरात लोकमत परिवाराच्यामुळे छत्रपती शिवराय शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्रात बुलंद आवाज आज या भूमीमध्ये दुमदुमतो आहे, याचा मला महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून मनापासून तो आनंद आहे आणि अभिमान आहे. म्हणून विजयबाबू आपले, राजेंद्रबाबू आणि लोकमत परिवाराचे मी सुरुवातीलाच मनापासून या ठिकाणी आभारी मानतो आणि अभिनंदन करतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार करत असताना महाराष्ट्र ज्या कृषी क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राने नेतृत्वात्मक प्रगती केली, देशाच्या परकीय निर्यातीमध्ये सर्वाधिक कृषी माल आज महाराष्ट्राचा जातो आहे. महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रातलं बीज संबंध देशभरामध्ये अतिशय उत्तम पद्धतीने राहिलं. त्या माध्यमातून झालेली प्रचंड प्रमाणावरती आर्थिक गुंतवणूक, मग ती सहकार क्षेत्रातली साखर कारखानदारीची असेल किंवा अन्य काय बाबीतली असेल, प्रचंड प्रमाणावरती वाढलेलं नागरीकरण, त्यामधला देशाची आर्थिक राजधानी असलेला मुंबईचा हिस्सा आणि वाटा आणि अलीकडच्या कालावधीमध्ये प्रचंड प्रमाणावरती निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधा, वाढवण बंदरासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या भारत सरकारने उपलब्ध करून दिलेले 80,000 कोटी, दिघीचं विकसित होत असलेलं पोर्ट, कोकणातला सागरी महामार्गाचा उल्लेख केला, ते सागरी महामार्ग ही आज महाराष्ट्राची बलस्थानं आहेत. अशा वेळेला या संबंध वाढत्या आर्थिकीकरणामध्ये देश निश्चितपणाने गतिमान किंवा पुढे जाणारच आहे, पण त्यामध्ये महाराष्ट्राचा हिस्साने वाटा मोठ्या प्रमाणावर राहील, यामध्ये कोणाच्या मनामध्ये दुमत असं काही कारण नाही. पण या प्रचंड पद्धतीच्या वाढीमध्ये आज 1,000 कोटी रुपयाचं परकीय चलन केवळ 720 किलोमीटर लांबीच्या माझ्या कोकण किनारपट्टीतून मच्छीमार व्यवसायाच्या माध्यमातून मिळत आहे. आज मोदी साहेबांच्या, देवेंद्रजीच्या, अजितदादांच्या, एकनाथांच्या नेतृत्वाखालच्या या दोन्ही सरकारने ज्या प्रचंड प्रमाणावरती पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचं काम हातामध्ये घेतलेलं आहे, मला असं वाटतं की राज्याच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये हा कोकणचा 720 किलोमीटर लांबीचा पट्टा, एका बाजूला ही 2 जागतिक स्तरावरची बंदरं, वाढवण आणि दिघी, आणि त्याचबरोबर ती याच्यामध्ये झालेली वृद्धी ही निश्चितपणाने पुढे नेईल. आणि याच्यामध्ये लोकमत समूहाने आज जे काही इंटरनॅशनल ग्लोबल या ठिकाणी चर्चासत्र ठेवलेलं आहे, त्याच्यातून उद्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक निश्चितपणाने उभं राहण्याची ताकद आम्हाला सर्वांना मिळेल असा विश्वास या ठिकाणी वाटतो आहे. धन्यवाद. आप सबकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें सब ठीक ठाक ही है और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, लेकिन जो बीजेपी में रह के भी कई बार आवाज़ जनता का उठाते हैं वे माजी अर्थमंत्री सन्माननीय सुधीर भाऊ. सन्माननीय सुधीर भाऊ, नाही, उद्योगमंत्री म्हणून मला सहज म्हणायचं होतं की उद्योगमंत्री म्हणून बाकी ह्यांनी उद्योग दुसरे काही केले नाही, फक्त उद्योगच मैं आपको एक बात बताता हूँ. 2014 में जब मैं मुख्यमंत्री था,
मी सर्वप्रथम लोकमत समूहाचे विजयबाबू दर्डा, राजेंद्रबाबू दर्डा आणि त्यांच्या कुटुंब आणि त्यांच्या लोकमत समूहातील सर्व अधिकारी कर्मचारी या परिवार का धन्यवाद देतो कि उन्होंने हमको कोहिनूर ऑफ इंडिया ये पुरस्कार दिया। लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन में तो विचार रखेंगे ही, मगर पहला विचार मेरा ये है कि हम चाहे जीडीपी की बात करें, जीएसडीपी की बात करें, पर कैपिटा की बात करें, मगर अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिशा बदल दी है। वो दिशा है हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो हम तो इस ग्लोबल कन्वेंशन के साथ आपने सहजता से हमको हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आगे बढ़ा दिया, क्योंकि हमको पत्नियों को साथ में लगाने का मौका मिला। और अब हमें तो कोहिनूर की एक ऊर्जा मिल गई, मगर घर के भी कोहिनूर की एक ऊर्जा ये हमें साल भर राजनीति में सेवा करने का मौका देने वाली है। जो हमारे सभी सहकारी हैं जिनको पुरस्कृत किया गया, उनको भी मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। शुभकामना देते हुए हिंदुस्तान के भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि लंदन में बहुत कम मंदिर है, कि जो व्यापार उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको नया अगला वर्ष ये भगवान इतना आशीर्वाद दे कि वो 10 गुना ज़्यादा टैक्स भर सके, यानी हम भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। जो राजनीतिक नेता है उनको भी अच्छा यश मिले और 10 गुना ज़्यादा सेवा करने का मौका मिले। अब लोकमत परिवार के जो भी वाचक है उनको 20 गुना ज़्यादा वाचक मिले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना। सब आशीर्वाद ही हो रहा है पूरा। शुभकामनाएं दे रहा हूँ भैया, इतना कोहिनूर ऑफ इंडिया दिया है, क्योंकि पिछले 1 साल पहले आया था तो वाघनक लेके गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के, अभी आया तो पहले तो पुरस्कार लेके जा रहा हूँ, वक्त आएगा तो कोहिनूर भी लेके जाएंगे। अब बात सीधी है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त कर सकते क्या? तो मेरा विश्वास है 1 नहीं, हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी महाराष्ट्र आगे जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र को महा बनाना है तो महाराष्ट्र ही उसमें आगे बढ़ा सकता है। एम फॉर मनी को एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मैनेजमेंट को एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मैनेजमेंट और मनी, ये तो मुंबई जिसका एम है उससे जा सकता है, और उसके लिए एम फॉर मोदी खड़े हैं, इसलिए मुझे विश्वास है। दूसरी सीधी बात है, मैं आपको एक उदाहरण देकर बता सकता हूँ। ऐसा कहते हैं कि देश में राजस्थानी व्यक्ति ये व्यवसाय करने में सबसे आगे होता है, मगर आपको जानकारी देता हूं कि राजस्थान 56 में बना, 1 नवंबर 56 में, 2014 तक उनका जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये जितना था उतना तो 1419 तक 5 वर्ष में हमने प्राप्त किया। तो ये महाराष्ट्र की क्षमता है। बात सीधी है, अगर कोई किसान पत्थर पे खेती करेगा तो बहुत कष्ट करना पड़ेगा, मगर हमारी खेती इतनी उपजाऊ है कि हमने बिजाई भी डाल दी तो महाराष्ट्र में $1 ट्रिलियन नहीं $2 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं। मगर कंडीशन अपगाय है। कंडीशन अपगाय क्या है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ते समय उसका वितरण ये केंद्रित अर्थव्यवस्था ना हो, हमारी अर्थव्यवस्था ये संतुलित हो, स्वैराचारी ना हो। हमारी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते समय हमने ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2011 में 18.1% गरीबी ये महाराष्ट्र में थी, जो मध्य प्रदेश यूपी में भी नहीं थी। तो हमें इस दृष्टिकोण से 4 सेक्टर में काम करने की बात आगे बढ़नी चाहिए। उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर स्किल में अभी भी हम पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो कमियां हैं उसे ढूंढना है, और उस कमियों को ढूंढकर हम 1 ट्रिलियन का तो हमारा कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट हमको कम समय में अगर पूरा करना है तो महाराष्ट्र के बाकी लोगों की भी मदद लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 1 नहीं, मेरा मानना है 2 ट्रिलियन। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद। मैं अतुल सावे जी की ओर जाना चाहता हूँ। आपके पास मिल्क डेयरी भी है और आपके पास में अपारंपरिक ऊर्जा भी है, तो अतुल जी। सबसे पहले मैं लोकमत समूह के विजय बाबू जी, राजन बाबू जी, हमारे मित्र ऋषि बाबू, देवेंद्र जी और करण दर्डा जी, ये पांचों सभी दर्डा परिवार के आज हमको ये जो मौका दिया कि लंदन में आके कोहिनूर पुरस्कार जो हमारे को प्रदान किया गया, इसलिए मैं आप सभी का, आपके पूरे लोकमत परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज के इस 1 ट्रिलियन महाराष्ट्र की और 5 ट्रिलियन कंट्री की अपनी इकोनॉमी के इस चर्चा में इतना ही बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में जो हिसाब से काम कर रहा है, सबने अपने अपने इसमें पहले भी उल्लेख किया कि आज जो हिसाब से
समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु, कोस्टल ये और वाडवन बंदर और नया एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ों की वजह से महाराष्ट्र एक अलग प्रगति के पथ पे जा रहा है। और इंडस्ट्रीज़ में भी जैसा आज हमारे संभाजीनगर में DMIC जो कई सालों से आपके समय आप इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे तभी आपने वो चालू किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वही यूनिट कोई आया नहीं। बट अभी करीबन 52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ आ रही है। 8,000 हेक्टर का एडिशनल माननीय पीयूष गोयल साहब ने अनाउंस किया है, वो भी आज एक्वायर होने लगा है। वहाँ पे भी और एक 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। उसी तरह नागपुर में भी है। और ये सारी देखते हुए महाराष्ट्र में अगले समय में डेवलपमेंट में कोई चीज़ की कमी नहीं है। माननीय देवेंद्र जी दावोस में गए थे, वहाँ से जो उन्होंने एग्रीमेंट्स करके आए थे वो सारे प्रोजेक्ट्स अभी एक एक करके अपने महाराष्ट्र में आ रहे हैं। और मुझे पक्का भरोसा है कि जो वाडवन बंदर जो आज वर्ल्ड में 3 नंबर का पोर्ट बनने वाला है, वो पोर्ट का आने वाले समय में महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट हब इतना बड़ा हो जाएगा। और ऐसे समय में जो आज US ने अपने पे जो आज टैक्स लागू किया है जो 50% का, उसको भी अपन ओवरटेक करके दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में डेफिनेटली महाराष्ट्र विल बी नंबर 1। आई डेफिनेटली इन द ऑनरेबल लीडरशिप ऑफ देवेंद्र जी फडणवीस साहब, महाराष्ट्र विल क्रॉस एज राइटली सुधीर भाऊ सेड 2 ट्रिलियन इकोनॉमी विल डेफिनेटली एक्वायर। धन्यवाद। मैं मंत्री संजय सिरसाट जी से कहूँगा कि वे 1 मिनट में अपनी भी बात रखें। लोकमत परिवारांच्या विजय दर्डा, राजेंद्र बाबू दर्डा, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। खरं तर चर्चासत्रामध्ये अनेक जण बसलेले आहेत, परंतु काल मी यातील बहुतेक लोकांना क्रूजवर भेटलो। जवळ आल्यानंतर काय नातं निर्माण होतं त्याचा अनुभव मला काल आला। महाराष्ट्र कुठं चालला आहे, देश कुठं चालला आहे किंवा इकॉनॉमी कुठं चालली, यापेक्षा काल मला त्या प्रत्येकाच्या बोलण्यामध्ये एकच जाणवलं, आम्ही जगाच्या पाठीवर व्यवसाय करतो परंतु आमची नाळ ही महाराष्ट्राशी जोडली गेलेली आहे। आम्ही महाराष्ट्राशी एकनिष्ठ आहोत आणि महाराष्ट्रामध्येच उद्योग आणू, ही जी काही त्यांची भावना होती। म्हणजे जगाच्या पाठीवर कुठेही जरी त्यांचा व्यवसाय असला तरी ते आज महाराष्ट्राकडे येण्यासाठी आजही त्यांची पुन्हा धडपड आहे की माझा महाराष्ट्र समृद्ध कसा बनेल। म्हणून इतर राज्याचं काय आहे त्याबद्दल चर्चा न करता महाराष्ट्रामध्ये जे काही आज तुम्हाला मिळतंय, पाहायला मिळतंय, आज गडचिरोलीसारख्या या जिल्ह्यामध्ये जिथे बंदुका उचलल्या जातात तिथे कारखाने निर्माण होतात, यातच महाराष्ट्राचा आलेख कुठं चालला आहे हे आपल्याला पाहायला मिळेल। भविष्यामध्ये हा महाराष्ट्र निश्चित तुम्हाला जगाच्या पाठीवर एक चमकता तारा दिसेल। धन्यवाद। मैं जाता हूं कोल्हापुर के सम्माननीय धनंजय महाडिक साहब की ओर, क्योंकि एक अलग चीज़ है, आपके यहाँ मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अलग है जो दूसरी ओर देखने भी नहीं मिलता है। सम्माननीय महाडिक साहब। लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन में मुझे निमंत्रित करके कोहिनूर ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया, इसलिए मैं माननीय विजय बाबू, राजेंद्र बाबू और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस पर चर्चा हो रही है। आज सुबह से जो डिस्कशन हो रहा है, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे थे, सब ने अपनी बात रखी, टूरिज़्म, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। मैं सर कोऑपरेटिव की बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव का बहुत लंबा इतिहास रहा है। आज महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था कोऑपरेटिव पर कई हद तक सीमित है। कोऑपरेटिव सेक्टर में शुगर फैक्ट्रीज़, आज महाराष्ट्र में 107 शुगर फैक्ट्रीज़ है, करीबन 150 स्पिनिंग मिल्स है, करीबन 542 जिला बैंक जिसको कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 16,400 से ज़्यादा पद संस्था है जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं और इन सब में जो मेंबर्स है वो करीबन 2.5 करोड़ हैं। तो महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव की ताकत बहुत बड़ी है। 2014 से पहले कोऑपरेटिव सेक्टर का उपयोग सिर्फ चुनाव के लिए किया जाता था, लेकिन आज 2014 के बाद जब से नया केंद्रीय सहकार मंत्रालय बना, हमारे माननीय नेता सन्माननीय अमित भाई शाह जी ने इसकी कमान संभाली
और पूरे देश के कोऑपरेटिव को दुगना तिगुना बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने अभी कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ बहुत प्रखर से ध्यान देना शुरू किया है। सभी चीनी मिलों को, सभी बैंकों को, सभी कोऑपरेटिव क्रेडिट संस्थाओं को मदद कर रहे हैं। अभी शुगर मिल की बात करूंगा क्योंकि मैं शुगर इंडस्ट्री से आता हूं, कोऑपरेटिव सेक्टर से आता हूं। शुगर मिल, इसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़े, उसमें मेंबर्स कैसे, जिससे किसानों को लाभ हो। सिर्फ चीनी उत्पादन नहीं, इथेनॉल, बायो सीएनजी, अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे उससे बायो प्रोडक्ट बने, इसके लिए। और सिर्फ ग्रेन बेस भी उस पर कर रहे हैं जिससे किसानों को लाभ होगा। तो मैं समझता हूं कि कोऑपरेटिव एक सेक्टर ऐसा है जिससे महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर जा सकता है। महाराष्ट्र एक समृद्ध स्टेट है और सरकार की मदद से कोऑपरेटिव सेक्टर अगर अच्छी तरह से फ्लरिश करेगा, बढ़ेगा, तो ये संभव है, मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी बात महाडिक साहब आपने की कि हम इंडस्ट्री और फिनांस की बात नहीं कर सकते कि कोऑपरेटिव के माध्यम से भी महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन की ओर पहुंच सकता है। मैं अगले व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूं, फायर ब्रांड आमदार चारवक के आमदार सम्माननीय प्रशांत बम जी को, कि आप अपनी बात रखें। तो देखिए, सब्जेक्ट है, सबसे पहले लोकमत परिवार के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, सब्जेक्ट है कि हमारा महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन में उसका सहयोग किस ढंग से और कैसा रह सकता है। मुझे 2 बातें लगती है, जब तक ये 2 बातें नहीं होगी उस सही मायने में हम उस जगह पर नहीं जा सकते। सबसे पहली बात, हम जितनी भी सिंचाई कर सकते हैं, मतलब अर्बनाइजेशन, रूरल एरिया, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें अगले 500 साल तक की ज़मीन बाजू में रख दो। जो ज़मीन में हम उपजाई इरिगेशन कर सकते हैं उसके सिर्फ 17% हम सिर्फ आज इरिगेशन मतलब हम सिंचाई कर रहे हैं। 83% का हमको स्कोप है और भगवान दया से पानी भी भरपूर है, हमारे पास 3 गुना पानी है। वो पानी हर सिंचाई के खेतों तक अगर हम पहुंचाना ही हमको पड़ेगा, तब हमको लोन नहीं लेना पड़ेगा। हमका खुद मतलब हमारा खुद का पैसा इंडिया का होगा, महाराष्ट्र का होगा, नंबर 1। नंबर 2, मतलब जैसा आपने कहा, तो मुझे दुर्भाग्यवश ये भी बताना पड़ेगा कि शिक्षा में बहुत पिछड़े हैं हम। आज महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ का अगर हम सैलरी देते हैं पूरे ऑफिसर्स और सबको, तो उसमें से 85,000 अकेले शिक्षकों को दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके खुद के बच्चे भी उनके खुद के स्कूल में नहीं पढ़ाते। वो हमसे 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं और 15,000 रुपए का जहां टीचर है उनके खुद के बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये बोलना है, हर नागरिक का कर्तव्य यह है कि सरकारी स्कूलों को जो भी दिया गया है वो बच्चों तक अगर पहुंचा। और एजुकेशन, आज दुर्भाग्यवश 70% बच्चों को एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन और सिंचाई, ये दोनों बातों के लिए देवेंद्र जी फडणवीस साहब और मुझे नाम लेना पड़ेगा दादाजी भुसे जी का, दोनों ने भी जो कार्य प्रणाली शुरू की है, अगले 15 साल लगेंगे इस चीज को अच्छी तरह से भक्कम मतलब हम खड़ा करें। ये 2 चीजें अगर हुई तो महाराष्ट्र का योगदान अच्छा रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद प्रशांत जी, आपने एजुकेशन और इरिगेशन की बात कही। मैं जाता हूँ सम्माननीय पराग शाह साहब के पास। रियल इस्टेट बहुत बड़ा नाम है, विधानसभा में भी है। पराग जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सबको, और मैं आपको खास धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो लंदन में ये कॉन्क्लेव रखी है। यहाँ पे आने से एक फ़ायदा ज़रूर है कि यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं, तो पहले भी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंडियन एंड नॉन इंडियन। यही अगर महाराष्ट्र में या मुंबई में हुआ होता ना, तो ये मराठी है कि गुजराती है कि मारवाड़ी है, some of the parties and some of the netas are always focusing on that. वहाँ से हम बाहर आ गए। महाराष्ट्र के पास सभी शक्ति है, महाराष्ट्र के पास पानी है, महाराष्ट्र के पास खनिज है, लोगों में काम करने की क्षमता है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज और कोई पॉलिटिकल लीडर्स अपने अपने खुद के स्वार्थ के लिए जो देश को पीछे कर रहे हैं, वो जब भी सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी महानुभाव अगर उसको फोकस करने लगे, तो महाराष्ट्र विल बी डेफिनेटली प्रमोटिंग 5 ट्रिलियन का अपनी जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन की महाराष्ट्र की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इट इज़ ईजीली अचीवेबल
we all have to work towards that. We all have to work towards that we are an Indian. We are not a Maharashtrian or Gujarati or Maharashtrian. But this is the what is needed. थैंक यू वेरी मच. अब मैं समझता हूँ कि जनता की भी जो कुछ बातें हैं वो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को डालना चाहूँगा. मैं इस बीच में सम्माननीय पंकज मुंडे भी यहाँ है, मंत्री महोदय, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ. योगेश कदम जी भी हमारे पास मंत्री महोदय. मेरी एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन देश के पॉपुलेशन में 9%, 14% हमारा जीडीपी. पिछले 5 साल का हिसाब करूं तो 31% एफडीआई महाराष्ट्र ने आकर्षित किया. ये सब बातें बहुत अच्छी है और सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक दृष्टि दी है. लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आखिर में पैसों का खेल पैसों से ही होता है. पैसों का खेल पैसों से होता है. और जिस तरह से आज आप डेफिसिट पे 7 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा महाराष्ट्र पे है. लाडली बहन का भी आपको काम करना है. मैं तो समझता हूँ सिरसाट साहब तो हरदम इस बारे में कहते रहते हैं कि लाडली बहन की वजह से मेरे पैसे जा रहे हैं करके. तो इसको आप किस तरह से आप अप्रोच करेंगे सावे साहब, या आप में से कोई भी बता सकता है कि पैसों का जो सवाल है, लाडली बहन है, कर्जा आप पे बहुत है, तो ऐसे वक्त किस तरह से आप महाराष्ट्र की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे? राइटली दो फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे हैं, बट मैं माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो आज काम कर रहे हैं हम पिछले कई सालों से, कि आज जो हिसाब से नदी जोड़ो प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर को, अभी प्रशांत ने जो बताया कि देयर इज़ स्कोप फॉर इरिगेशन एंड आफ्टर इरिगेशन के साथ साथ जो नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के माध्यम से आने वाले समय में वाटर ग्रिड के माध्यम से दुष्काल, जिसके वजह से हमेशा पैसा काफ़ी गवर्नमेंट का उसमें कर्ज माफ़ी और इसमें जो जाता है, आने वाले समय में ये सारी चीज़ें करने से जो लाडली बहना एक पार्ट है, बट बाकी भी देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स विच आर, जैसा इन्होंने बोला एजुकेशन में इसमें खर्चा होता है, तो इरिगेशन और वाटर ग्रिड इसके माध्यम से जिस दिन कृषि मतलब जो अपनी मेजर पॉपुलेशन ये एग्रीकल्चरिस्ट है, जो एग्रीकल्चर के लिए लगने वाला जो पैसा है वो इसके माध्यम से अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बढ़ जाएगी और देयर विल बी नो शॉर्ट ऑफ फंड्स इन दिस. अभी दोनों फाइनेंस मिनिस्टर उसके लिए एग्री करेंगे. लाडली बहन पे कुछ बोलना चाह रहे. मुद्दा या ठिकाणी राजन बाबू तुम्ही मांडला, त्याशी मी असहमत एवढ्यासाठीच आहे की 7.5 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज झालं असेल, पण कर्जाची जी मर्यादा दिलेली आहे GDPच्या तुलनेत, त्या तुलनेत महाराष्ट्राचं कर्ज खूप कमी आहे. पण देशाच्या पाठीवरती सर्वाधिक पायाभूत सुविधा गेल्या 10-12 वर्षात महाराष्ट्राने इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती निर्माण केल्यात की त्याच्यातूनच आपोआप आर्थिक वृद्धीला वाढ त्या ठिकाणी मिळते. लाडकी बहीण योजनेच्या बाबतीमध्ये आपण या ठिकाणी प्रकर्षाने बोललात. मला असं वाटतं गेल्या 12-13 महिन्यामध्ये किमान 50,000 कोटी रुपये लाडक्या बहिणींच्या रूपाने ग्रामीण भागामध्ये गेले असतील, तेही बाजारात आलेत. ती रक्कम तिप्पट धरली तर ती 1.5 लाख कोटीवरची गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये आले. असा जर का अर्थ लावला तर त्या योजनेच्या बद्दलची टीकाटिप्पणी करण्याचं एक सरळ उत्तर त्या ठिकाणी त्यानिमित्ताने मिळू शकतं आहे. मला असा विश्वास आहे की महाराष्ट्रामध्ये सर्वदूर क्षेत्रामध्ये ज्या पद्धतीने गुंतवणूक येते आहे आणि गुंतवणुकीला पूरक आणि पोषकतेचं वातावरण ज्यावेळेला राहतं, त्यावेळेला आपण जे काय आज अर्थव्यवस्था ज्या टार्गेटमध्ये जातो आहोत त्याचा प्रवास 2 किंवा 3 पटीने महाराष्ट्र नक्कीच मर्यादित कालावधीमध्ये केलेला आपल्याला अनुभवायला मिळू शकेल. दिस इज माय प्युअर कॉन्फिडन्स. आय एम टेलिंग यू विथ द एक्सपिरियन्स ॲज अ वर्किंग ॲज मिनिस्टर ऑफ Finance Ministry in the state of Maharashtra. GST was almost on the verge of coming in the country that time. So many states opposed. But now, Honorable Prime Minister has declared just on the Independence Day that he wanted to reduce the GST also. मला सांगायचा मुद्दा असा आहे की या देशामध्ये आर्थिक गुंतवणुकीला आणि राज्यामध्ये आर्थिक गुंतवणुकीला प्रचंड प्रमाणावरती पूरक आणि पोषक वातावरण महाराष्ट्रातल्या जनतेने त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. पराक्षा आपण भारतीय आहोत, पण महाराष्ट्रीयन आहोत याचा अभिमान आम्हाला महाराष्ट्रीयन म्हणून असलाच पाहिजे, एवढं सुद्धा मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. धन्यवाद सुनील जी.
पर मेरे एक सवाल ये भी है कि 2 पैनलिस्ट ने बात की कि हम लोगों को एग्रीकल्चर का जो इनकम है या किसान है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज ऐसा दिख रहा है कि आप तेलंगाना और आपका ये अपना उत्तराखंड, ये दोनों ने उद्योग के साथ एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पर कैपिटा में वो बढ़ रहे हैं। ये बात तो आप मानेंगे कि पर कैपिटा में हमको बहुत काम करने की अभी आवश्यकता है। तो नार्वेकर साहब, मैं आपकी ओर जानना चाहूँगा कि ये जो एग्रीकल्चर का जो मामला है उसको किस तरह से महाराष्ट्र डील कर सकता है। देखिए, वेलफेयर स्टेट की एक पॉलिसी समझना बहुत आवश्यक है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, महाराष्ट्र भी एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में केवल आंकड़े मैटर नहीं करते हैं, सोशल इंडेक्स भी बहुत मैटर करता है। और लाड़की बहन जैसी जो योजना है वो सोशल एलिवेशन के लिए बहुत आवश्यक है और इसीलिए ऐसी योजना अगर हम नहीं लाएंगे और केवल आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा मूल दायित्व जो है उसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। आपने एग्रीकल्चर की बात की, किसी भी इकोनॉमी में अगर आपको फिस्कल इम्बैलेंस कम करना है तो आपके रेवेन्यू रिसीट्स के साथ आपके कैपिटल रिसीट्स बढ़ना बहुत आवश्यक है और एग्रीकल्चरल आउटपुट ये कैपिटल रिसीट्स बढ़ाने का एक प्रोसेस है, एक अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर के साथ टूरिज्म है, टूरिज्म को आप अगर बढ़ावा दोगे तो आपके कैपिटल रिसीट्स बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र ये समझ चुका है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार आज एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, ऐसे सभी सेक्टर्स में जहाँ कैपिटल रिसीट्स बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है वहाँ फोकस कर रहा है। अगर आप देखेंगे जलयुक्त शिवार, ये जलयुक्त शिवार बहुत ही बढ़िया योजना थी है और इससे हमारे फार्मर्स को जो रिलीफ मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उससे क्या होने वाला है, हमारी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी जो है उसको वाव मिलने वाला है, उससे हमारी कैपिटल रिसीट्स बढ़ने वाली है। तो मैं समझता हूँ खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, दिल खोल के खर्चा करिए, ये पैसा जनता के भले के लिए खर्चा हो रहा है उसे होने दीजिए। फिस्कल इम्बैलेंस कंट्रोल करने के लिए स्टेट के पास पॉलिसीज़ है और स्टेट सही मायने में वो इम्प्लीमेंट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि जिसकी वजह से लोगों के मन में जो क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आपसे मिले। लेकिन एक बात और चीज़ है गुड गवर्नेंस के बारे में। मैं गुड गवर्नेंस की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बात की थी ईज़ ऑफ ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ईज़ ऑफ ऑपरेशन पे काम कर रहा है, आप में से कोई यदि बताना चाहे तो गुड गवर्नेंस के बारे में, क्योंकि आखिरी में गुड गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सन्नानी, हमें आगे बढ़ना है तो गुड गवर्नेंस पे ध्यान देना होगा, सहजता, सुलभता और सरलता। महाराष्ट्र में ये समस्या को माननीय देवेंद्र जी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कानून तो बहुत बनाए, अब नस्ती निपटारा कानून है मगर नस्ती का निपटारा ही होता नहीं। अब हमें कानून बनाने के बाद उसका कितना फ़ायदा हुआ उसका भी मूल्यांकन आकलन करना होगा। महाराष्ट्र आगे तो बढ़ रहा है मगर हमारी गाड़ी ऐसी ना हो कि 1 लीटर में एवरेज कम होते जा रहा है। गाड़ी तो तेज़ी से जाएगी, अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, हमारा लक्ष्य प्राप्त करेगा, मगर पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि देवेंद्र जी और सरकार इस विषय को लेकर कई चर्चाएं कर रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने 78 परमिशन को 23 तक लाया और कई बातों पे हम काम करना चाहते हैं। पर सबसे बड़ी बात जो सरकार को करनी होगी वो है कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, उसमें और गति महाराष्ट्र को बढ़ानी होगी। जैसा आप देखते हैं कि पहले दीपावली में बख्शीशी मांगने आते थे तो पोस्ट ऑफिस से आते थे, बैंक से आते थे। अब हम एटीएम से पैसे निकालते तो एटीएम हमारे यहाँ कभी नहीं आता कि मैं आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे मुझे लगता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। अभी जितना व्यक्ति को हम मिलते हैं तो उतना करप्शन बढ़ते जा रहा है, तो इसको रोकने की आवश्यकता होगी। तो हमें सिंगापुर जैसे टेक्नोलॉजी,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग, ये मैक्सिमम हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की गाड़ी ये देश में नहीं विश्व में, अभी हम 25 से 30 के बीच में इकोनॉमी है, हम तो बहुत आगे जा सकते। बहुत अच्छी तरह से मुनगंटीवार साहब ने बात रखी है कि ये बात तो सच है कि ईज ऑफ ऑपरेशन में और काम करने की आवश्यकता है और इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। सन्माननीय अशोक राव जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं स्पीकर साहब से सहमत हूँ। मुझे इतना ही कहना है कि समटाइम्स गुड पॉलिटिक्स इज़ बैड इकोनॉमिक्स एंड समटाइम्स गुड इकोनॉमिक्स इज़ बैड पॉलिटिक्स। वी हैव टू बैलेंस इट आउट बिटवीन द टू। जब तक हमारी क्षमता कर्जा वापस करने की है तो कर्जा लेने में हर्ज नहीं है। कर्जा बढ़ते जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जा रही है और कर्जा लेंगे तो ही देखो महाराष्ट्र को जो रिसोर्सेज वो बढ़ाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खर्चा मत करो, खर्चा तो करना ही पड़ेगा जब तक डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। बॉन्ड्स कई बार हमने बॉन्ड्स निकाले थे, कई बार हमने आउटसाइड बजट भी बोरोइंग्स की है, तो इसमें कर्जा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्जा वापस करने की क्षमता जब तक हमारे में है तब तक कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1। दूसरी बात है कि हमारी जो हम उत्पन्न की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के 37 डिस्ट्रिक्ट में से मैं समझता हूँ 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट से ही हमारा पैसा ज़्यादातर आता है। वो है मुंबई, कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र, पूना आगे निकल गया है। और ये सब जो चीज़ें हैं, तो बाकी ज़िलों की जो अभी वक्त आ गया है कि जो बैकवर्ड रीजन्स है, आज मराठवाड़ा है, विदर्भ है, बाकी ज़िलों में जो SDI हमारा कम है, उस ज़िलों पे कंसंट्रेट करके सरकार अभी एक फोकस, जैसे देवेंद्र जी ने रोड मैप बनाया है, उस रोड मैप में ध्यान रखना होगा कि 7-8 ज़िले तो है अच्छा चल रहा है, पर बाकी ज़िलों में जो उत्पन्न हमारा मिलना चाहिए उस पे हम कंसंट्रेट करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़े। हमने मुंबई एयरपोर्ट अच्छा बना दिया, बाकी उड़ान में प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया। आप देखिए, अब हर जगह फ़्लाइटें शुरू हो गई। उसका मतलब फ़्लाइट्स कोई एक मतलब लग्जरी की बात नहीं रही। आजकल इन्वेस्टमेंट लाना है तो वी हैव टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आपने समृद्धि बनाने से फ़ायदा हो गया है, पर मराठवाड़ी की समृद्धि अगर आगे बढ़ती है तो उसका फ़ायदा 5-7 जिलों में निश्चित तौर पे होने वाला है। फ़्लाइट की सर्विसेज उड़ान के अंदर जब बाकी ज़िलों में भी हमने अगर सब्सिडाइज़ करते हैं हम लोग, उसमें किए तो उसका फ़ायदा होने वाला। इन्वेस्टमेंट वहाँ आ जाएगी। दावोस में कि हमने जो 50 प्रपोजल लाए हैं उसमें से कुछ बैकवर्ड एरिया में हम स्पेंड करते, वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगी। तो वी विल हैव टू फोकस आवर पूरा अटेंशन ऑन द डिस्ट्रिक्ट्स विच आर येट अंडर द लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये मेरा कहना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र द पावर हाउस ऑफ इंडिया इस पैनल पे एक बहुत अच्छी तरह से एक डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई। इसमें देयर शुड नॉट बी एनी डाउट कि महाराष्ट्र इज गोइंग टू अचीव 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 years। लेकिन साथ ही आज के पैनलिस्ट ने कुछ अपनी बात भी रखी है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये टूरिज्म, ये एक साथ जाना चाहिए। ईज ऑफ ऑपरेशन या गुड गवर्नेंस, इसकी आवश्यकता है। ये भी बहुत अच्छी तरह से मुनगंटीवार साहब ने भी रखा। इरिगेशन की बात या एजुकेशन की बात बम साहब ने भी रखी। इतना सीनियर पैनल होने की वजह से नार्वेकर साहब, चौहान साहब, हमारे तटकरे साहब, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कि खर्चा कितना भी करिए लेकिन इनकम हमको बढ़ाना होगा, ये बात को भी रखी। लेकिन आखिरी में चलते चलते चौहान साहब ने एक बात जो कही, उससे ही मैं इसका ये करता हूँ कि चौहान साहब ने कहा कि हमारा जो इनकम आता है वो मुंबई, थाना, नासिक, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, सतारा, सांगली, ये करीब 8-10 जिलों से आता है। और बाकी जिलों को आज भी उसकी और आवश्यकता है। वहाँ सूरज को और जल्दी निकलेगा, इस तरह से हमको कोशिश करनी होगी। पर मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की सत्ता बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति के हाथ में है। देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। आप सब वहाँ मंत्री है। मुझे विश्वास है कि आज की इस चर्चा में से जो बात निकली, गुड गवर्नेंस की हो या एग्रीकल्चर इनकम की बात हो, पर कैपिटा की बात हो, हम लोगों को कोशिश करनी होगी कि पर कैपिटा भी किस तरह से महाराष्ट्र का बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये जो पैनल डिस्कशन है उसको मैं विराम देता हूं। और सही बात तो यह है कि जिस विधानसभा का अध्यक्ष कंट्रोल करता है और वो कहता है बस
आप बैठिए, नहीं मैं अब आपको बात करने नहीं दूंगा। वे राहुल नार्वेकर जी यहाँ होते हुए और मैंने आज कंट्रोल कर पाया, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। धन्यवाद, नमस्कार।